नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं संदीप पाटीदार मेरे YouTube चैनल ओनली फार्मर पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो प्याज की नर्सरी होती है उसके बारे में पूरी डिटेल्स से जानकारी लेने वाले हैं। जैसे कि प्याज की नर्सरी किस प्रकार से लगाई जाती है, खेत किस प्रकार से बनाना है और इसमें क्यारियाँ किस प्रकार से बनानी है, खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं, बीज की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसको उपचारित कैसे करें, और ऐसी ही हम अधिक जानकारियाँ हम इस वीडियो में लेने वाले हैं प्याज की नर्सरी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि हम प्याज की नर्सरी के लिए खेत किस प्रकार से बनाएं। जैसे कि हमारी जो प्याज की नर्सरी होती है, इसके लिए हम खेत 2 बार हमें अच्छी जो हमारे खेत की जहाँ पर हम प्याज की नर्सरी डालने वाले हैं वहाँ पर उसकी 2 बार अच्छी गहरी जुताई कर दे। उसके बाद में अगर आपका खेत पूरा नरम हो जाए, बराबर हो जाए, समतल हो जाए, उसमें बड़े मतलब हमारी मिट्टी के बड़े बोल्डर होते हैं जो ना बचे, और अगर आपके खेत में ऐसे मिट्टी के बड़े बोल्डर हो तो उनको आप रोटावेटर की सहायता से बारीक करवा सकते हो और बराबर समतल खेत कर लिया जाए। उसके बाद में दोस्तों, जैसे कि हमारा दूसरा जो काम होता है खेत बनाने में, तो क्यारियाँ किस प्रकार से बनाना है। तो दोस्तों, क्यारियाँ हम जो हमारी गेहूं की सीडिल होती है, लहसुन की सीडिल होती है, इनमें क्या है कि जो बराबर एक पटिया लगा हुआ होता है। जैसे कि ये आप देख सकते हो, ये सरिया बनाई गई है, ये गेहूं की सीडिल के द्वारा बनाई गई हुई है। तो इसमें पटिया लगा हुआ होता है। तो पटिया क्या करता है, हमारी जो मिट्टी है उसको मतलब बीच से बराबर मिट्टी को बांट देता है और आइट साइड जैसे ये पालिया बना देता है। इसमें क्या है कि हमारी जो मिट्टी होती है वो बीच में हमारा खेत समतल हो जाता है, और हमारे खेत में जैसे कि कुछ भी पत्थर है, ये वो जो भी है, तो वो पटिया क्या होता है आजू बाजू साइड से कर देता है और हमारी क्यारी बन जाती है। और दोस्तों, जैसे कि हमने हमारे खेत में क्यारियाँ बना दी गई है, उसके बाद में हमें इसमें कौन सा खाद डालना है, जैसे कि हम कंद को खेत में ना डालें उसके पहले कौन सा खाद डालना है। तो दोस्तों, हमें हमारे खेत में जो कंद को खेत में डालने के पहले, बीज को खेत में डालने के पहले हम सिंगल सुपर फास्फेट, भूमि शक्ति हो गया, धरती पुत्र हो गया, ये जो पाउडर के रूप में आते हैं, इनको हम हमारे खेत में डाल देते हैं। उससे हमारे खेत में क्या होता है, हमारा जो हम सिंचाई करते हैं वहाँ पर हमारा खेत जो पानी को सोखने में, इसमें हमें बहुत सहायता मिलती है। हमारी मिट्टी जो होती है पानी को ठीक से सोख लेती है और उससे हमारा खेत क्या नरम होता है, हमारी मिट्टी नरम होती है। अब हम जान लेते हैं कि इसमें हमें जो बीज कौन सा लेना है। तो दोस्तों, हमारे ये जो हम प्याज की नर्सरी डाल रहे हैं, तो इसमें हम मतलब 3 मौसम के 3 प्रकार के हम नर्सरी डाल सकते हैं। जैसे कि हम जो बरसात की नर्सरी डाल रहे हैं तो उसमें हम नासिक का जो प्याज होता है वो उसका जो हमें नर्सरी डालनी पड़ेगी। और हम जैसे कि ठंड में डाल रहे हैं तो ठंड में भी हमें नासिक के प्याज की नर्सरी डालनी पड़ेगी। और जैसे कि हमारा जो गर्मी वाला प्याज होता है, गर्मी वाले प्याज को बोलते हैं नेफेट का प्याज, जो कि एक टिकाऊ प्याज होता है। और नासिक प्याज का क्या होता है, नासिक जो प्याज होती है वो हम स्टॉक नहीं कर सकते, उसको जैसे हमने हार्वेस्टिंग किया और हमें सेल करना पड़ेगा, अन्यथा वो जैसे कि गीला होता है तो वो उगने लग जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि हम बरसात में प्याज की नर्सरी डाल रहे हैं, पहले जान लेते हैं बरसात की प्याज की नर्सरी के बारे में। तो हम जैसे कि बरसात में प्याज की नर्सरी डाल रहे हैं, तो बरसात में हमें जैसे कि खेत ऐसा लेना है जहाँ पर हमारे खेत में पानी भरा हुआ ना हो। पानी भरा हुआ रहेगा तो हमारा जो कंद होता है, हमारा प्याज होता है, रोप होता है, वो गलने लगेगा। पानी भरा हुआ तो पानी में तो हम कोई मतलब जहाँ पर पानी भरा हुआ होगा उसमें तो कोई सी भी फसल गल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, सड़ जाएगी। अभी पिछले साल जैसे कि हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश हुई थी, तो हमारी सोयाबीन की फसल भी ख़राब हुई थी और बहुत सारी फसलें, प्याज की फसल भी ख़राब हुई थी। तो ज़्यादा पानी हमें भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, जहाँ सिंचाई की हमने और पानी पूरा नीचे चले जाना चाहिए। इसमें हम मिट्टी जैसे कि काली मिट्टी ले सकते हैं, भूरी मिट्टी ले सकते हैं, ये जो आप देख सकते हो पथरीली मिट्टी ले सकते हैं। पथरीली मिट्टी का क्या है, इसमें जैसे कि जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं और इसमें मिक्स होता है मिट्टी का, तो जिसे हम जो पीली मिट्टी बोल सकते हैं।
तो ये पीली मिट्टी है, इसमें हम जैसे कि हम सिंचाई करते हैं और पानी पूरा अंदर चले जाता है, जहाँ हमने सिंचाई की और पूरा अंदर चले जाता है। और हमें जो प्याज की नर्सरी डाल रहे हैं वो ऐसी जगह पर डालें जैसे कि हमारे खेत के आसपास जहाँ पर पानी सारा बह के नीचे चले जाए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्याज की नर्सरी डाली हुई है, तो हमारे जो खेत के आसपास नदी है, इसके आसपास तो हमारा जो पूरा खेत का पानी है जो पूरा नदी में चले जाता है, यहाँ से मतलब ज़मीन से होते हुए नदी में चले जाता है, तो हमारा खेत फ्री हो जाता है, सूख जाता है। तो दोस्तों हमें बीज अच्छी ब्रांडेड कंपनियों का ही हमें हमारे खेत में डालना चाहिए। हम लोकल कंपनी का जो बीज ले लेते हैं तो उसमें आधे बीज तो उगते नहीं हैं, आधे बीज ख़राब आ जाते हैं। जो ख़राब बीज है वो हम जैसे कि हम 100% जो उगने के जो दावे भी करते हैं उसके बजाय हम थोड़ा सा पैसे 200-400 रुपये ही ऊपर लगते हैं ब्रांडेड कंपनियों में। तो ब्रांडेड कंपनियों का रोप ही हमें जो कंद होता है वो हमें लेना चाहिए, बीज हमें लेना चाहिए, जिससे कि हमें जो हमारे रोप में उगने में हमें कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि हम 2-4 कंपनियों के नाम जान लेते हैं, जैसे कि एक हो गया एलोरा हो गया, प्राची सुपर हो गया, प्रशांत हो गया, दीपक हो गया, ऐसे बहुत सारी ब्रांडेड कंपनियां होती हैं। ब्रांडेड कंपनियों का ही हमें कंद लेना चाहिए। तो दोस्तों अब जान लेते हैं हमें हमारे खेत में हमारे जो कंद हमारा जो प्याज का बीज होता है, नर्सरी डाल रहे हैं तो उसमें हमारे खेत में हमको कंद किस प्रकार से डालना है, बीज हमारे खेत में किस प्रकार से डालना है। तो दोस्तों जैसे कि हमारे जो अनुभवी किसान होते हैं जो हर साल प्याज की खेती करते हैं, वो तो उनके जो अनुमान से होता है छिड़काव विधि से उनके खेत में छिड़काव विधि से कंद को डाल देते हैं। और जो हमारे नए किसान भाई हैं वो उनको अगर अनुभव कम है प्याज की नर्सरी डालने का, तो वो जो हमारी बालू रेत होती है इसमें वो मिक्स कर सकते हैं कंद को, और उसके बाद में जो यूरिया खाद होता है उसमें आप मिक्स करके आपके खेत में छिड़काव विधि से डाल सकते हो कि उसमें आप वो जो आप यूरिया में मिक्स करके डाल रहे हो तो बराबर मात्रा में आपके खेत में पूरा जो कंद का प्याज का बीज होता है वो पूरा डल जाना चाहिए। और जैसे ही हम प्याज का कंद हमारे बीज जो हमारे खेत में डाल देते हैं उसके बाद में हमारा जो पूरा कंद होता है वो ऊपर मिट्टी पे ऊपर हमारे खेत में जो पड़ा हुआ रह जाता है। तो अगर हम इसमें सिंचाई कर देंगे ऐसे ही तो हमारा पूरा जो कंद है वो नीचे बह के चले जाएगा। तो हमें इसमें सिंचाई भी थोड़ा कम पानी में हमें सिंचाई करनी है। और जैसे कि हम इसमें जो कंद को हमें मिट्टी में ले जाने के लिए हम जैसे कि जो हमारी पशुओं का जो चारा डालने की जो होती है दताली होती है, इससे ऐसे फेर देंगे तो हमारा जो कंद क्या है वो नीचे चले जाएगा और मिट्टी के नीचे दब जाएगा। उसके बाद में हमें उसमें कम पानी में सिंचाई कर देना है, जिससे कम पानी में सिंचाई कर देना। उसके 2 दिन बाद में जैसे हमने आज सिंचाई की उसके 2 दिन बाद में हमें फिर से उसमें सिंचाई कर देना है कि हम जब तक हमारा कंद जो हमारा बीज है वो अंकुरित ना हो, उगने ना लगे, जब तक हमें उसमें एक के ऊपर एक सिंचाई कर देना है। जब तक हमारा कंद 1 इंची के करीब का ना हो जाए, आपको 3-4 दिन में आपको सिंचाई करते रहना है, क्योंकि हमारा खेत जैसे नरम रहेगा वैसे हमारा जो कंद है रोप है वो बढ़ता जाएगा। फटाफट जितना पानी पिलाते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। हमें एक ख़ास ध्यान ये रखना है कि हमारे खेत में पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। और दोस्तों जैसे कि हम हमारे खेत में जो कंद डाल रहे हैं उसके पहले हमें उसको उपचारित कर लेना है अच्छे फंगीसाइड से। जैसे कि अच्छे फंगीसाइड से हमें उपचारित कर लेना है जिससे कि हमारा कंद में फंगस भी ना आए और उसमें कीट भी ना लगे और वो ख़राब भी ना हो, सड़े नहीं। इसलिए हमें उपचारित करके ही हमारे खेत में जो हमारे कंद को डालना है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि हमारे जो कंद में हम खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों खरपतवार हमारे सभी फसलों के लिए सबसे बेकार चीज़ है, सबसे वेस्टेज चीज़ है। जो हमारी फसल को कोई भी फसल हो, अगर खरपतवार की मात्रा आपके खेत में ज़्यादा है तो हमारी जो फसल है, हम जिसकी भी बुआई कर रहे हैं, गेहूँ की बुआई कर रहे हैं, प्याज की बुआई कर रहे हैं, सोयाबीन की बुआई कर रहे हैं, हर
हर कोई जो फसल को ख़राब कर सकती है। तो हमें हमारे जो कंद होता है उसमें खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों, खरपतवार नियंत्रण के लिए हमारे जो मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ हमें उपलब्ध होती है। सकरी पत्ती वाले खरपतवार के लिए हम एजिल का यूज़ में ले सकते हैं, सोसाइटी का यूज़ में ले सकते हैं, और चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार के लिए हम जो ऑक्सीगोल्ड होता है उसको उपयोग में ले सकते हैं। तो दोस्तों, खरपतवार नियंत्रण के लिए हमने जैसे कि अभी देखा कि 2-3 दवाइयों को देखा। जैसे सकरी पत्ती वाली खरपतवार के लिए हमने एजिल, फ्यूरियो, सोसाइटी, इसकी मात्रा हमें जो हमारा कंद जिस प्रकार से हाइट है, जिस प्रकार से बड़ा है हमारा कंद, उस हिसाब से हमें लेना है। जैसे कि अभी हमारा कंद है 20 से 25 दिन का, तो उसमें हमें 10 ग्राम हम जो एजिल, सोसाइटी, सकरी पत्ती वाली जो खरपतवार है उसकी जो दवाइयाँ होती है वो हम 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से ले सकते हैं। और जो ऑक्सीगोल्ड होता है, जो चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार के लिए है ऑक्सीगोल्ड, तो हम उसकी मात्रा हम 5 ग्राम पर पंप के हिसाब से ले सकते हैं। और हमारा कंद अगर बड़ा है और खरपतवार ज़्यादा है तो हम 7 ग्राम, 8 ग्राम, 10 ग्राम भी ले सकते हैं। कृपया आप छोटे कंद में खरपतवार की दवा ना डालें, जिससे कि हमारा कंद जो दूर हो सकता है, जल सकता है। छोटे कंद में जो खरपतवार नाशक दवाई ना डालें। मजदूरों की सहायता से आप उसको एक बार निकलवा सकते हो, खेत से बाहर करवा सकते हो। अब जान लेते हैं हमारे जो कंद में हम खाद कौन सा डालें। खाद हम जैसे कि बेसल डोज में हम कौन सा खाद डाल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें जैसे कि 20 दिन का हमारा कंद हो जाए, उसके बाद में हम यूरिया होता है वो हम यूरिया और एमपी को मिक्स करके हम हमारे खेत में डाल सकते हैं। और स्प्रेयर पंप से हम इसमें जो 19-19 होता है, 19-19, और आप कोई सा अच्छा सा फंगीसाइड, और जो हमारा थ्रिप्स होता है, थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए इसमें हम कोई अच्छी सी जो दवाई है वो डाल सकते हैं। आगे हम वीडियो में थ्रिप्स के बारे में पूरा डिटेल्स में जानने वाले हैं कि थ्रिप्स को हम हमारे कंद में कंट्रोल किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं हमारे जो रोप होता है, हमारा कंद होता है, उसमें हम जो रोग कौन से लगते हैं और उनकी रोकथाम हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों, नॉर्मल तो हमारे खेत में हमारे जो कंद होता है इसमें 2 ही रोग ज़्यादा होते हैं। एक तो फंगस होता है, फंगस हमारे जो कंद को ऊपर से पीला कर देता है और ख़त्म कर देता है। और दूसरा होता है थ्रिप्स। जो फंगस आता है वो भी थ्रिप्स के कारण से ही हमारे खेत में प्रवेश करता है। जैसे कि थ्रिप्स होता है वो हमारे कंद में थोड़ा सा स्क्रैच मारता है ऊपर से। हमारे कंद जैसे हमारा कंद जैसे बड़ा होता जाता है, उसके पत्ते का रस चूस लेता है। तो हमारा पत्ता क्या है, जहाँ से उसने स्क्रैच किया है वहाँ से वो कंद नीचे झुकने लगता है और सूख के ख़त्म होने लगता है। वहाँ पर जैसे स्क्रैच कर दिया, वहाँ पर जब थ्रिप्स उसका मल छोड़ देगा, तो वहाँ से उसमें फंगस लगने लग जाएगा। फंगस लगने के बाद हमारा पूरा जो प्याज का जो कंद होता है वो ख़राब हो जाएगा। तो हम जान लेते हैं हम थ्रिप्स को कंट्रोल, हमारे जो कंद होता है, हमारा रोप होता है, इसमें हम कंट्रोल किस प्रकार से कर सकते हैं। तो थ्रिप्स के लिए हमारे मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध होती है, लेकिन कोई सी दवाई ऐसी होती है जो हमारे जो थ्रिप्स के ऊपर कारगर नहीं होती है। तो इसमें जैसे कि हमारे खेत में अगर कम मात्रा में थ्रिप्स का प्रकोप हुआ है तो हम इसमें इमिडाक्लोप्रिड डाल सकते हैं 10 ग्राम 15 ग्राम पर पंप के हिसाब से। और उसके बाद में जैसे कि अगर आप हमारे कंद में ज़्यादा मात्रा में थ्रिप्स का प्रकोप हुआ है तो हम बायर का जो जंप आता है वो हम ले सकते हैं। और हरड़ा का पुलिस होता है, उसमें जैसे फिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोप्रिड दोनों टेक्निकल मिले हुए होते हैं, जिससे कि हमारा जो प्याज में हमारा कंद होता है उसमें जो थ्रिप्स का प्रकोप हुआ है उसको जल्द से जल्द कंट्रोल कर देता है। अब जान लेते हैं कि हमारा जो कंद होता है, प्याज का जो रोप होता है, वो रोपाई के लिए कितने दिन में तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, हमारा जो रोप होता है, जो स्वस्थ रोप है, तो 45 दिन में हमारा जो रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। और अगर हमने उसमें खरपतवार नाशक दवाई हमने ज़्यादा मात्रा में डाल दी है, थोड़ा बहुत पीला हो गया है, तो वो 50 से 55 दिन में आएगा। यही हमने अगर खरपतवार नाशक नहीं डाली है
तो 10 दिन आगे आ जाएगा, और खरपतवार नाशक दवाई डाली है तो पीछे आ जाएगा। अगर हमारा रोग, हमारा जो कंद होता है, रोप होता है, वो किसी रोग से ग्रसित ना हो तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये इस प्रकार से हमारा जो कंद है वो हो जाना चाहिए। तभी हम हमारे खेत, हमारे जो नर्सरी है उससे निकाल कर हमारे जो खेत में उसको ट्रांसफ़र करें, वहाँ पर लगाएं, उसकी रोपाई करें। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। और दोस्तों, आज से हमने जो हमारे चैनल के लिए एक नई पहल शुरू की है। जैसे कि अभी हमारा वीडियो काम के कारण नहीं आ पा रहा था, अभी हमारे यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा मात्रा में था, गेहूं की बुआई चल रही थी, सभी फसलों की बुआई का काम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा था, तो हम टाइम पर वीडियो नहीं ला पा रहे थे। तो एक सप्ताह में आपको 2 वीडियो ज़रूर मिलेंगे, एक आएगा बुधवार के दिन और एक आएगा आपको संडे, मतलब रविवार के दिन आपको हमारा वीडियो, आपको शाम के 6 बजे से पहले आपको हमारा एक वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। आप अगर हमारे वीडियो को लाइक करते हो तो हमारा जो हौसला बुलंद होता है, हमें वीडियो बनाने का एक ज़रिया मिलता है कि हाँ, हमारी वीडियो को कोई पसंद करता है। इसलिए हमारे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।